आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी खतरनाक है। इतना खतरनाक कि इसने बिना किसी को पता चले सदियों से अरबों का नुकसान करवाया है और अनगिनत जिंदगियों पर असर डाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे खतरनाक इक्वेशन यानी समीकरण कौन सी है, तो शायद दिमाग में एक ही नाम आता है। बिल्कुल, E=mc², आइंस्टीन की सबसे मशहूर इक्वेशन। इसी ने तो हमें बताया कि पदार्थ में कितनी ज्यादा ऊर्जा छिपी है और इसी से परमाणु बम का रास्ता भी खुला। तो हाँ, ये यकीनन खतरनाक है, लेकिन इसका खतरा इसे जानने में है। पर असली दावेदार ये है, सिग्मा एक्स बार इक्वल्स सिग्मा अपॉन रूट एन। अब देखने में ये थोड़ा अजीब और मुश्किल लग सकता है। हो सकता है इसे पहले कभी देखा भी ना हो, पर असल खतरा इसे न जानने में है। इसे नज़रअंदाज करना हमें ऐसी ऐसी गलतियों की तरफ ले जाता है जिसकी कीमत हम अरबों डॉलर और न जाने कितनी जिंदगियों से चुकाते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। समझते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी लेकिन इतनी जरूरी इक्वेशन है क्या। ये है डी मॉइवर का समीकरण। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये बस इतना कहता है कि किसी औसत में जो उतार चढ़ाव होता है, यानी वेरिएबिलिटी, वो सैंपल साइज यानी n के बढ़ने पर कम हो जाता है। मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा, नतीजे उतने ही स्थिर यानी स्टेबल होंगे, और जितना छोटा ग्रुप होगा, नतीजों में उतने ही ज्यादा चौंकाने वाले बेतरतीब उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस सीधे साधे नियम को न समझने के असल दुनिया में क्या नतीजे हो सकते हैं। इसे कहते हैं छोटे सैंपल का भ्रम। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ उन अमेरिकी काउंटियों का नक्शा है जहां किडनी कैंसर की दर सबसे कम है, और दाईं तरफ जहां दर सबसे ज्यादा है। कुछ अजीब लगा? दोनों नक्शे लगभग एक जैसे ही तो दिख रहे हैं। मतलब सबसे सेहतमंद और सबसे बीमार काउंटी दोनों ही ज्यादातर ग्रामीण और कम आबादी वाले इलाके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गांव का रहन सहन एक ही वक्त पर सेहत के लिए सबसे अच्छा भी है और सबसे बुरा भी? इस सवाल का जवाब इस चार्ट में छिपा है। ये चार्ट कैंसर के दर और काउंटी की आबादी के बीच का रिश्ता दिखाता है। देखिए, जिन काउंटियों की आबादी कम है वहां कैंसर की दर या तो बहुत ज्यादा है या फिर बिल्कुल शून्य के करीब। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, ये दरें औसत के पास आती जाती हैं। तो इसका मतलब ये कोई जीवनशैली का कमाल नहीं है, ये तो बस आंकड़ों का एक खेल है। छोटे सैंपल साइज की वजह से नतीजों में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस इक्वेशन ने बताया था। और ये भ्रम सिर्फ स्वास्थ्य के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही एक बहुत बड़ी गलती शिक्षा के क्षेत्र में भी हुई थी। 90 के दशक के आखिर में कुछ रिसर्चर्स ने पाया कि अमेरिका के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में ज्यादातर छोटे स्कूल थे। इस जानकारी के आधार पर गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने छोटे स्कूल आंदोलन में करीब 1.7 बिलियन डॉलर्स लगा दिए। मकसद था बड़े स्कूलों को तोड़कर छोटे स्कूल बनाना। लेकिन उन्होंने वही गलती दोहरा दी जो किडनी कैंसर वाले विश्लेषण में हुई थी। इस चार्ट को देखिए, ये असली कहानी बताता है। हाँ, ये सच है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में छोटे स्कूल ज्यादा थे, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में भी छोटे स्कूल ही ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उनका सैंपल साइज छोटा था, इसलिए उनके नतीजों में उतार चढ़ाव भी ज्यादा था, जबकि बड़े स्कूलों के नतीजे ज्यादातर औसत के आसपास ही थे। उन्होंने बस सिक्के का एक ही पहलू देखा। इस भारी भरकम निवेश का नतीजा ये हुआ कि कई मामलों में छात्रों को नुकसान ही हुआ, क्योंकि छोटे हाई स्कूल उतने कोर्सेज या एक्सपर्ट टीचर नहीं दे सकते जितने बड़े स्कूल दे सकते हैं। जैसा कि एक स्टडी के लेखक ने बाद में कहा, मुझे डर है कि हमने बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। तो सवाल ये उठता है कि हम बार बार ऐसी गलतियां करते ही क्यों हैं? जवाब ये है कि हमारा दिमाग आंकड़ों को सहज रूप से समझने के लिए बना ही नहीं है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारा दिमाग ना हर चीज के पीछे एक कहानी, एक वजह ढूंढना चाहता है। जैसे गांव का जीवन सेहतमंद है या छोटे स्कूल बेहतर होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, सिर्फ एक रैंडम उतार चढ़ाव। हम उतार चढ़ाव यानी वेरिएंस को समझने में अच्छे नहीं हैं। और ये समस्या सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। हमारी सहज बुद्धि, हमारा गट फीलिंग, गणित की कई दूसरी बुनियादी बातों को समझने में भी फेल हो जाता है। अच्छा, एक आसान सा सवाल, पाई का आखिरी अंक क्या होता है? असल में ये एक ट्रिक क्वेश्चन है।
पाई एक अपरिमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि इसके दशमलव के बाद के अंक न तो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं। वो बस चलते ही जाते हैं हमेशा के लिए। इसलिए इसका कोई आखिरी अंक हो ही नहीं सकता। ये विचार ही अपने आप में हमारी सहज समझ से एकदम परे है। ठीक है, एक और सवाल। अनंत या इन्फिनिटी क्या हमेशा एक ही आकार की होती है? हमारा दिमाग तो यही कहता है, हाँ भाई, अनंत तो अनंत है, लेकिन गणित कुछ और ही कहता है। 19वीं सदी के एक गणितज्ञ थे, जॉर्ज कैंटर। उन्होंने साबित किया कि अनंत के भी अलग अलग आकार होते हैं। एक होता है गिनने योग्य अनंत, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, मतलब आप उन्हें सैद्धांतिक रूप से गिनना शुरू कर सकते हैं। और दूसरा होता है न गिनने योग्य अनंत, जैसे किसी लाइन पर मौजूद सभी बिंदु। ये अनंत इतना घना है कि आप उसे गिन ही नहीं सकते। ये पहले वाले से मौलिक रूप से बहुत बड़ा अनंत है। इसे समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। एक तरफ सारी प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 डॉट 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 का सेट लीजिए और दूसरी तरफ सारी सम संख्याएं यानी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। पहली नज़र में तो यही लगता है कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट 2 गुना बड़ा है, लेकिन कैंटर ने दिखाया कि आप हर प्राकृतिक संख्या को एक यूनिक सम संख्या से जोड़ सकते हैं। 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से और ऐसे ही आगे। कोई भी संख्या बाकी नहीं बचेगी। इसका मतलब दोनों सेट का आकार बराबर है, दोनों ही गिनने योग्य अनंत हैं। तो इन सब उदाहरणों से हम सीखते क्या हैं? हम अपनी सहज बुद्धि की इन सीमाओं से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? यहाँ 3 मुख्य बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं। पहली, छोटे सैंपल साइज से निकाले गए नतीजों पर हमेशा शक करें। वो अक्सर सिर्फ शोर होते हैं, कोई ठोस संकेत नहीं। दूसरी, अपनी गट फीलिंग पर सवाल उठाएं, खासकर जब आप डेटा देख रहे हों। क्या वाकई कोई पैटर्न है या दिमाग बस एक कहानी बना रहा है? और तीसरी, ये समझना कि गणित और आंकड़े हमारी सहज सोच की कमियों को दूर करने के लिए बहुत शक्तिशाली औजार हैं। तो चलिए इस बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। ऐसे और कौन से अदृश्य समीकरण और विचार हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं और जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं? शायद अब उन पर